जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। चैप्टर 9 फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो इससे पहले चैप्टर जो था हमारा अभी लास्ट में एम्पलीफायर का चैप्टर पढ़ा था हमने, और उससे पहले हमने चैप्टर 7 में मुख्तलिफ एम्पलीफायर्स की कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का उन एम्पलीफायर्स पे क्या असर होता है। आई मीन चेंज इन फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे वो कैसे बिहेव करते हैं। तो जो रिस्पांस है वो सिस्टम का, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस is the response of the system when frequency is changed। ठीक है, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज करें हम, फिर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के सिस्टम के आउटपुट में क्या चेंज आती है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी की तरह से। तो और जो आमतौर पर एम्पलीट्यूड वेरिएशंस होती हैं वो सब्जेक्ट टू फेज़ होती हैं। ठीक है, कि अब अगर फेज़ में चेंज आता है, उसकी वजह से मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड वेरिएशंस आर सब्जेक्ट टू चेंजेस इन फेज। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम किसी भी नंबर को जब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड फेज। ठीक है, तो अब इस पर डिपेंड करता है फेज पर कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अब हम जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक मैं फिगर बनाता हूँ आमतौर पर, जो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एम। जी, तो ये टिपिकल एक रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है किसी सिस्टम का। तो जो एफएल है हमारे पास, इसे कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो एफ एच है यहाँ पर उसे कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो टोटल बैंडविड्थ है सिस्टम की, ये सिस्टम की बैंडविड्थ, टोटल सिस्टम की बैंडविड्थ क्या है? दैट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एच माइनस एफ एन, यानी कि हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो उनकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि कब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है? तो जब हमारा एम्पलीट्यूड जो है, जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है दरमियान में, यानी कि बैंडविड्थ के दौरान हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले हमारा एम्पलीट्यूड कम है, और इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो अब मतलब ये है
कि ये एक्चुअली एक किस्म का बैंड पास फ़िल्टर है कि ये क्या करेगा, ये सिर्फ इन फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान यानी कि FH और FL के दरमियान जो कंपोनेंट्स होंगे उसको ये जाने देगा। यानी कि उसके लिए ये अगर हम इस AM को 1 कह देते हैं तो उसके लिए तो ये बिल्कुल कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर कंपोनेंट्स FL से नीचे हैं तो जब इससे ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से इस FH के बाद जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ये जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो उसको कम कर देंगे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि जब ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो 0.707 ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाए तो इसको लोअर कट ऑफ उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आप देखिए कि जो 0.707 AM है ये दो जगह पर हो रहा है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी वाली साइड पर, एक हायर फ्रीक्वेंसी वाली साइड पर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक लोअर फ्रीक्वेंसी और एक हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दो जगहों पर आकर हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 0.707 हो रहा है, ठीक है। तो और इस इन वाली फ्रीक्वेंसीज़ को ये जो जिसके ऊपर वैल्यू कांस्टेंट रह रही है इनको मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। इनको मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। तो जो हमने चैप्टर 7 में सारे के सारे स्मॉल स्केल एनालिसिस और दूसरी सारी चीज़ें की थी, तो वो हम एक्चुअली इस रेंज की बात कर रहे होते हैं। उसमें मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि सारी कांस्टेंट है। तो अब हम इस चैप्टर में सिर्फ मिड बैंड फ्रीक्वेंसी की बात भी नहीं करेंगे, हम एक्चुअली तमाम फ्रीक्वेंसीज़ की बात करेंगे जिसमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ भी मौजूद होंगी। तो अगर हम इन मिड बैंड वैल्यू के ऊपर पावर देखें, दैट वुड बी इक्वल टू, अगर मैं लिख भी देता हूँ मिड बैंड, दैट वुड बी इक्वल टू V²/R। ये नॉर्मल हमारा पावर का रिलेशन है। तो जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ तो क्या होता है, ये हम पहले कह चुके हैं कि ये कब होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए 0.707 ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिखने लगे हैं, V² की जगह पर 0.707V होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो इसको अगर लिखें तो ये बनेगा 0.5 V²/R या फिर 0.5 P मिड बैंड। तो यहाँ से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन भी सामने आई। पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी कि जब वोल्टेज या कोई भी एम्पलीट्यूड जो है वो 0.707, अगर वोल्टेज की टर्म्स में बात करते हैं तो वोल्टेज की एम्पलीट्यूड 0.707 हो जाए तो तब उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमने देखा कि जब वोल्टेज 0.707 होती है उस वक्त पावर कितनी हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर पावर आपकी हाफ हो जाए उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को हाफ पावर पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो कॉल्ड हाफ पावर पॉइंट्स। Because power is cut to half at cutoff frequency, ठीक है। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड is 0.707 of maximum amplitude
पावर इज़ 0.5 ऑफ पावर ऑफ मिड बैंड। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0.707 हो जाएगा। ठीक है, और जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो आमतौर पर जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं और जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करते हैं तो हम जो है वो लीनियर स्केल की बजाय डेसिबल स्केल की बात करते हैं। तो डेसिबल स्केल की रिवीजन कर लेते हैं कि डेसिबल स्केल क्या होता है। कि आमतौर पर डेसिबल स्केल को आमतौर पर हम कहते हैं डीबी से डिनोट करते हैं। और डीबी क्या होता है आमतौर पर, वो होता है 10 log ऑफ P2 डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअली ये एक रेशो होती है दो पावर्स के दरमियान, P2 और P1 के दरमियान जो रेशो है, इसको एक्चुअली यानी कि ये रेशो हुआ करती है। तो अगर यहाँ पर P2 जो है वो ग्रेटर होगा P1 से तो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर P1 ग्रेटर देन हुआ P2 से, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हुआ नोमिनेटर से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम P2 और P1 की जगह पुट करें V बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, देखिए 10 log ऑफ V2 स्क्वायर बाय आर, V1 स्क्वायर बाय आर। ठीक है, 10 log ऑफ V2 बाय V1 होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 20 log ऑफ V2 बाय V1। यानी कि जब हम लॉग ले रहे होंगे एम्पलीट्यूड्स का, यानी कि एम्पलीट्यूड का V2 और V1, यानी कि एम्पलीट्यूड्स का लॉग ले रहे होंगे, तो तब हमारे पास डेसिबल में 20 लॉग आएगा स्क्वायर की वजह से। और अगर हम पावर की रेशो ले रहे हुए जैसे यहाँ पर, तो 10 लॉग आएगा। एक्चुअली होता 10 लॉग ही है, लेकिन पावर की रेशो है। जब इसमें हम V स्क्वायर पर आउटपुट करते हैं तो स्क्वायर की वजह से 20 लॉग हो जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर dB जो है पावर, अगर पावर की बात कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, 10 log ऑफ P2 बाय P1। और अगर एम्पलीट्यूड या वोल्टेज की बात कर रहे होंगे वो होगा 20 log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, तो और कुछ टिप्स होती हैं, यानी कि जो नॉर्मल यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो याद रहें तो आसानी हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर लीनियर वैल्यू जो है, यानी कि ये लीनियर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये इस साइड पे डीबी वैल्यूज़ हैं। तो लीनियर वैल्यू में अगर 2 to 1 चेंज आई है, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू डबल हो गई है, तो डीबी स्केल में डीबी में कितना ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। यानी कि डीबी की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 6 बढ़ जाएगी। अगर ये वैल्यू जो है वो दुगनी हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है, तो ये 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ये हाफ हो गई है तो -6 इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि डीबी की वैल्यू में 20 ऐड हो जाएगा। और अगर कोई वैल्यू 10 टाइम्स डिक्रीज़ हो गई है तो डीबी की वैल्यू में से 20 माइनस हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये लिखता हूँ कि 2 to 1 चेंज इन लीनियर वैल्यू, यानी कि वोल्टेज की बात कर रहे हैं, corresponds to ±6 dB। यानी कि अगर 2 to 1 चेंज हुई, यानी कि हाफ हुई है तो माइनस हो जाएगी, और यानी कि दुगनी हुई है तो +6 dB हो जाएगी। और
10-to-1 चेंज इन लीनियर वैल्यू, वोल्टेज की बात करते हैं, करस्पॉन्ड्स टू ±20 dB। ये कैसे होता है ये देखिए, ये अगर हमें इसकी बात करते हैं ना, वोल्टेज की बात करें तो ये देखिए कि 20 लॉग ऑफ, अच्छा ये जब लॉग की बात करते हैं मैं बताना भूल गया, ये लॉग की बात करें तो एक्चुअली ये log 10 है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पे, तो इसलिए मैं log 10 का सब्सक्रिप्ट नहीं लिखूँगा आपसे। अगर कोई और बेस हुई तो मैं एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करूँगा, ठीक है। अब से जो लॉ होगा वो यही कंसिडर किया जाए कि वो log 10 ही है, ठीक है। 20 log ऑफ 16/8, ये देखिए वैल्यू इससे क्या हो गई है, डबल हो गई है। जितनी वैल्यू ये V1 थी 8, उसकी वैल्यू V2 जो है उससे डबल हो गई है। तो 20 log 2, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 6 dB, ठीक है। इसी तरह से 20 log ऑफ 8/16, यानी कि 16 वैल्यू थी, उससे कम, उससे हाफ हो के 8 हो गई, तो 20 log ऑफ 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 dB। इसी तरह से 20 log ऑफ 80/10, ठीक है, यानी कि 80/8 सॉरी, 10 टाइम ज़्यादा होगी ये वाली वैल्यू, तो क्या होगा, 20 log ऑफ 10, log 10 जो है 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। और इसी तरह से अगर 8/80 हो जाएगा तो वो -20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू दूसरे की डबल हो जाती है तो 6 dB, और अगर वो होती है हाफ हो जाती है तो -6 dB, 10 टाइम्स बढ़ जाती है तो 20 dB ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ी सी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 9.3। इसमें आपको एक इनपुट वोल्टेज दी गई है 4 मिलीवोल्ट RMS में, और किसी एक पॉइंट पर जो गेन बताया गया है, गेन एट पॉइंट 1 इज़ -4.2 dB, ठीक है। और वोल्टेज एट पॉइंट 2 इज़ 18.5 dB विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1, ठीक है। यानी कि इनपुट वोल्टेज हमारे पास 4 मिली RMS थी, गेन एक 2 पॉइंट्स हमारे पास 0.1 और 0.2, गेन पहले पॉइंट का जो है -4.2 dB है, और जो दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज है वो सीधे लीनियर स्केल भी नहीं दी गई, बल्कि ये बताया गया है कि जो दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज है वो पहले पॉइंट की निस्बत 18.5 dB है, ठीक है। वोल्टेज जो है दूसरे पॉइंट पर वो 18.5 dB है। तो हमें बताना है वोल्टेज एट पॉइंट 1, ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 पे इनपुट वोल्टेज बताई गई है, आउटपुट वोल्टेज 2 बताई गई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई, लेकिन ये बताया गया है कि ये 18 पॉइंट, रेशो होती है ना, डीबी रेशो होती है, देखिए वोल्टेज की डीबीज़ में रेशो होती है ना, तो एक वैल्यू ये हमें इसकी रेशो बता दी गई है, एक्चुअल नहीं बताएगी। तो हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है कि वोल्टेज एट पॉइंट 1 क्या था, वोल्टेज एट पॉइंट 1 हमें मालूम करनी है कि क्या था। तो ये हमें पता है कि ट्वेंटी log ऑफ V1/Vi, गेन एट पॉइंट 1 -4.2 dB है, यानी कि पहले पॉइंट पर -4.2, ठीक है। यानी कि पहले पॉइंट पर एक इनपुट था, तो पहले पॉइंट पर गेन कितना हो गया, -4.2 dB हो गया।
तो हमने ये फार्मूला लगाया V1/Vi इज इक्वल टू -4.2। -4.2 देखिए डिटर्मिन करता है कि ये वैल्यू जो है वो ये वाली बड़ी थी बनिस्बत V1 के। तो ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 को इस तरफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, log V1/Vi इज इक्वल टू -4.2/20। लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं या क्या करते हैं 10⁻⁻⁻ में ले जाते हैं, 10⁻⁻⁻⁻⁴.2/20। ठीक है। अब Vi कितना है, 4 मिली वोल्ट्स है। तो क्या V1 कितना होगा, 4 मिली मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴.2 डिवाइडेड बाई 20। तो इसे कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.46 मिली वोल्ट RMS। ठीक है। देखिए इनपुट वोल्टेज 4 मिली सेकेंड थी, 0.1 पे गेन चूँकि माइनस में था, इसका मतलब ये था कि 1 पॉइंट पर वोल्टेज गिवन Vi से कम ही होनी थी। तो देखिए गिवन V1 पे वोल्टेज कम ही है। फिर सेकंड हमें कहा गया है कि वोल्टेज एट 0.2 फाइंड करें। वोल्टेज एट 0.2 ये हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो हमें ये पता है कि जो वोल्टेज है 0.2 पर वो 0.1 से उसका गेन जो है वो 18.5 है। तो हम ये इसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि 20 log ऑफ V2/V1 इज़ इक्वल टू 18.5। ठीक है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो log V2/V1 18.5/20 और फिर V2/V1 वुड बी इक्वल टू 10⁻18.5/20 और V1 अभी हमने निकाला है 2.46 मिली वोल्ट है। तो V2 इक्वल्स टू 2.46 मिली मल्टीप्लाई बाई 10⁻18.5/20। रिज़ल्ट क्या आएगा, 20.7 मिली वोल्ट। तो देखिए प्लस में था ना dB का आंसर, तो ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि V2 जो है वो V1 से बड़ा होगा। तो देखिए V2 V1 से बड़ा ही निकला है, 20.7 मिली वोल्ट RMS। ठीक है। तो अब ये तो गेन था ना कि ये भी गेन हमें 18.5 बताया गया था, 0.1 से 0.2 तक का गेन। अब हमने गेन निकालना है, टोटल गेन निकालना है, इनपुट से लेकर 0.2 तक का गेन। तो 3 पॉइंट में क्या निकालना है, गेन निकालना है। तो ये गेन क्या है, गेन है 20 log ऑफ किस किस का गेन निकालना है, 0.2 से और इनपुट से। तो हम क्या करेंगे V2/Vi। V2 भी फाइंड कर चुके हैं, Vi हमें पता है, तो बस सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। 20.7 मिली डिवाइडेड बाई Vi हमारे पास था 4 मिली। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 14.28 dB। ये गेन है हमारा, गेन पॉजिटिव है। गेन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इनपुट की निस्बत हमारी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, 14.28 अच्छा गेन है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे dB gives ratio of powers नॉट एब्सोलूट वैल्यू। ठीक है, ये रेशो होती है, कोई एब्सोलूट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर बाद देख चुके हैं कि क्या होती है ये 10 log ऑफ P2/P1। ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या कह रही होती है, ये कह रही होती है कि आपका जो P2 है वो P1 से कितना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी, छोटा होगा तो वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो एक्चुअली जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये रेफरेंस होता है। इस रेफरेंस को देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हमने स्केल्स बनाए हुए हैं। जैसे एक हमारा स्केल है dB वॉट,
कि अगर हम इस रेफरेंस को 1 वाट ले लें तो जो स्केल होगा वो dB वाट हो जाएगा। जैसे इज इक्वल टू 10 log ऑफ P2 डिवाइडेड बाय 1 वाट इक्वल्स टू 10 log ऑफ P2। ठीक है, तो ये P2 खाली अगर लिखा हो किसी जगह पे तो हमें देखना चाहिए कि इसका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस इसका 1 वाट है यहाँ पर। इसी तरह से dBm एक स्केल है, मिली डेसिबल, वो क्या है कि वो उसमें रेफरेंस 1 वाट की जगह क्या हो जाता है, 1 मिली वाट हो जाता है। P2 डिवाइड बाय 1 मिली वाट, 10 log ऑफ P2 डिवाइड बाय 10⁻⁻3। ठीक है जी, तो इसे मिली डेसिबल कहते हैं। अब रेफरेंस क्या हो गया, 1 वाट की बजाय 1 मिली वाट, 1 मिली वाट। क्या इसी तरह से एक हमारे पास है डीबी वोल्टेज। वो क्या है कि अगर रेफरेंस हमारे पास 1 वोल्ट हो तो वो डीबी वोल्टेज हो जाता है। V2 डिवाइड बाय 1, 20 log ऑफ। ठीक है, फिर एक यूनिट है नेपर्स। अब उस पर APCD नोट करते हैं, नेपर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाय P1। ठीक है, नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट, E होती है बेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर बेस 10 है तो उसकी बेस E होती है। तो ये पावर के लिए नेपर्स है 1/2 ln P2 बाय P1, और वोल्टेज के लिए नेपर्स नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय P1। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं ग्राफ पर, कि अगर ग्राफ पर हमें वैल्यूज़ नज़र आएँ जिसमें dB स्केल हो तो उसे हम कैसे रीड करेंगे। ठीक है, मैं अभी एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये लॉग स्केल है जिसमें वैल्यूज़ जो हैं वो 10 टाइम्स बढ़ रही हैं, और यहाँ पर भी 10 टाइम्स बढ़ रही हैं। तो इस एक 10 टाइम्स के बढ़ने को कहते हैं 1 डेकेड। ठीक है, 1 डेकेड है। ये भी 0.1 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 1 हो रहा था, तभी 1 डेकेड है। तो अगर जब ये जब 10 टाइम्स होता है उसको डेकेड कहते हैं, और जब वैल्यूज़ जो हैं वो डबल हो जाएं, यानी कि लेट से ये 10 से 50 से 100 हुआ है, वैल्यू डबल हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 ऑक्टेव। ठीक है, यानी कि जब वैल्यूज़ लॉग स्केल में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो इसको 1 डेकेड कहेंगे कि 1 डेकेड बढ़ गया है, और अगर वैल्यू डबल हो तो उसे 1 ऑक्टेव कहेंगे कि जो है वो डबल हो गई हैं वैल्यूज़। और यहाँ पे अब देखिए एक्स एक्सिस में हमने क्या किया हुआ है, जो है वो 2 टाइम, यानी कि 10 टाइम्स और फिर 10 टाइम्स, 2 साइकिल्स हैं, 10 टाइम्स और फिर 10 टाइम्स 2 साइकिल। इस वाले ग्राफ को कहते हैं 2 क्रॉस 2, 2 साइकिल क्रॉस 2 साइकिल कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में 2 क्रॉस 2 लॉग लॉग वेपर भी कहते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस भी लॉग स्केल में है, वाई एक्सिस भी लॉग स्केल में है। ठीक है, तो अगर एक एक्सिस जो है वो लीनियर हो जाए और दूसरा लॉग में ही रहे तो उसे सेमी लॉग कहेंगे। ये लॉग है ना, दोनों लॉग हैं। इफ़ वन एक्सिस इज लीनियर एंड अदर इज लॉग, then graph is called semi-log।
ठीक है। तो आम तौर पर अगर हम अभी आगे जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो जो वाई एक्सिस होगा उस पर हम गेन रखेंगे लीनियर स्केल में, और जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो डेसिबल स्केल डीबी स्केल में रखेंगे एक्स एक्सिस पर। तो फिर हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जब हम गेन को और उसको प्लॉट करते हैं फेज़ को, तो इस ग्राफ को कहते हैं बोदे प्लॉट, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे बोदे प्लॉट, अभी देखेंगे इसको जाके, ठीक है। जब तो इसमें क्या करते हैं, हम एक साइड पर गेन रखते हैं, दूसरी साइड पर डीबी स्केल में फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और फिर एक तरफ हम रखते हैं फेज़, और फिर दूसरे एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है जी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ देखा था कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो होती हैं जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाए 0.707 हो जाए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वोल्टेज एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज होती है। तो अब इसको अगर हम डीबी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 20 log ऑफ 0.707 विद रिस्पेक्ट टू क्या, टोटल मैक्सिमम वैल्यू 0.707 वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, 20 log ऑफ 0.707 सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 dB, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब ये Vm ज़्यादा है बनिस्बत 0.707 के, तो इसलिए आपके पास माइनस में गेन आया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है तो गेन -3 dB कम हो जाता है। अभी यानी कि ये हमने बनाया था ना ग्राफ एक थोड़ी देर पहले, ये तो वोल्ट उसमें था ना मैग्नीट्यूड में, तो इसको इन पॉइंट्स को हम 3 dB, इधर क्या हो जाएगा, गेन अगर यहाँ 1 था तो इस जगह क्या हो जाएगा -3 dB स्केल में। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जब आ जाती हैं तो वहाँ पर गेन क्या हो जाता है, -3 dB हो जाता है। -3 dB होने का मतलब ये है कि गेन 3 dB कम हो जाता है, यानी कि गेन इज़ reduced by 3 dB। इसलिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को 3 dB फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब कट ऑफ इनका नाम क्या हो गया, FL और FH, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना हमने, अभी FL और FH इनके नाम क्या हो गए, इनके नाम हो गए कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और दूसरा क्या था, हाफ पावर पॉइंट, और तीसरा 3 dB फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर पॉइंट्स और 3 dB फ्रीक्वेंसीज, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो 0.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज हो जाता है। यहाँ पर पावर जो है वो हाफ हो जाती है मिड बैंड से, और यहाँ पर क्या हो जाता है, गेन जो है वो 3 dB रिड्यूस हो जाता है। इसलिए इसे 3 dB फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं, क्या। तो ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था फ्रीक्वेंसीज़ का और डेसिबल स्केल्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इस्तेमाल करते हुए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे कि हमने जो पहले एम्पलीफायर्स पढ़े हैं उनमें हम कैपेसिटर्स वगैरह लगाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होने की वजह से उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।